हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में कुछ टॉपिक हमारे ड्यू रह गए थे, सबसे पहले उन्हें कवर करेंगे। लास्ट हमने क्या कवर किया था? कोची-रीमान इक्वेशन और हार्मोनिक फंक्शन। उससे रिलेटेड हमारे कुछ टॉपिक हैं जिन्हें हम सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हमारी नोट क्या है, जो कि हमारे सी पार्ट में यूज भी हो जाता है, कि यदि हमारी किसी फंक्शन का एफ डैश जेड इक्वल टू 0 आ जाए तो एफ जो हमारा मस्ट भी कॉन्स्टेंट होगा। ये सिंपली हम कॉमन सेंस भी है। यदि हमारा किसी का फर्स्ट डिफरेंशियल 0 आ रहा है, यानी कि जो वो फंक्शन था वो हमारा कॉन्स्टेंट होगा जब फर्स्ट डिफरेंशियल 0 आता है। ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी है। ठीक। यदि हमारा u या v में से कोई भी हमारा कांस्टेंट हो जाए तो हमारा पूरा फंक्शन f क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। थर्ड क्या है? यदि हमारा किसी फंक्शन का मोड, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मोड कांस्टेंट है, देन हमारा फंक्शन भी आल्सो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फोर्थ क्या है? यदि हम f बार z निकालें और वो क्या आ जाए? एनालिटिक आ जाए, यानी कि किसी भी फंक्शन का यदि बार एनालिटिक तभी होता है यदि वो हमारा फंक्शन कांस्टेंट हो। उसके अलावा किसी भी केस में यदि हम किसी फंक्शन पे बार आता है वो कभी भी एनालिटिक नहीं होता। हमेशा याद रखने वाली प्रॉपर्टी, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे सी पार्ट में पूछी जाती है। यदि किसी फंक्शन के ऊपर बार आ रहा होगा वो केवल और केवल जब भी एनालिटिक होगा यदि हमारा फंक्शन एफ जेड क्या हो? कांस्टेंट हो। तो इसे आपको जरूर याद रखना है। अब हमारा इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन भी है। पी जेड एंड क्यू जेड बी द टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉर्मल। वो पॉलिनॉर्मल है हमारी, दो कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉर्मल। और एक और बात याद रखें, वो कांस्टेंट जो होता है हमारा 1 2, ये भी हमारी पॉलिनॉर्मल होती है। ठीक। देन पी जेड कोमा क्यू जेड का बार इज एनालिटिक। यहाँ पे ध्यान दे, पी जेड तो हमारा एनालिटिक है, साथ ही साथ क्यू जेड का बार भी एनालिटिक। और किसी का भी बार एनालिटिक जब ही हो सकता है जब हमारा वो फंक्शन क्यू जेड क्या हो? कांस्टेंट, यानी कि सी पार्ट यहाँ से डायरेक्ट हमारा राइट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, यानी कि ये तो हमारा u है रियल पार्ट, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट v। हमारा अदर एक जी एक्स फंक्शन है जहाँ पे क्या है? u इक्वल टू 2xy और v इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक। तो हमारा u और v हमारे फाइंड आउट हो गए। अब हमें पता करना है कि इनमें से कौन से एनालिटिक होंगे, कौन सा नहीं होगा दोनों फंक्शन में। तो इसका हमारा सिंपल तरीका है, क्या करना है हमें? डेल एफ का जो u वाला फंक्शन और v वाला फंक्शन है, इनमें से किसी एक इक्वेशन का हार्मोनिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर निकाल लें, डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर निकाल लें। यदि ये हमारा इक्वल टू 0 आ जाए इन दोनों फंक्शन के लिए, क्योंकि इसमें u और v दोनों गिवन है, और यदि केवल एक गिवन होता है तो हम उसके लिए हार्मोनिक निकाल लेते हैं। u गिवन है तो ये लग जाती है, v होती है तो डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दोनों गिवन है तो हम किसी भी एक फंक्शन को, रियल या इमेजिनरी फंक्शन को लेके उसके हार्मोनिक इक्वेशन सेटिस्फाई करवा देंगे। इन दोनों में से जो भी फंक्शन हमारा हार्मोनिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा हो वो हमारा एनालिटिक होता है। ये हमने डिस्कशन डिटेल किया था लास्ट वीडियो में। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लास्ट वीडियो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लास्ट वीडियो देखें तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हमारा इसका जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो क्या? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये कुछ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, फैक्ट जिन्हें करवाना जरूरी था, और ये रह गए थे लास्ट वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो कोई भी v हमारा मतलब इमेजिनरी पार्ट है किसी एफ जेड का, वो हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा रियल पार्ट u का इफ़ बोथ आर हार्मोनिक। यदि दोनों हार्मोनिक हो, यानी कि दोनों हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, u के रेस्पेक्ट में भी और v के रेस्पेक्ट में भी, एंड बोथ आर सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, यदि कोई भी फंक्शन हमारा, इसमें क्या बोला गया है? यदि हम b को हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u तभी बोल सकते हैं, v को हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u तभी बोल सकते हैं केवल जब हमारा केवल क्या हो? एक तो हमारा u और v दोनों हार्मोनिक हो और ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। जब हमारा फंक्शन हार्मोनिक होता है तो उसका मतलब होता है कि वो एनालिटिक है,
और एनालिटिक का मतलब क्या होता है कि वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है। और यदि कोई फंक्शन हमारा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है तो वो ऑब्वियस है कि हमारी CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपली हमें यदि V को दिखाना है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ U है या नहीं, तो सिंपली उसकी हम हार्मोनिक फंक्शन चेक करेंगे, क्या वो हार्मोनिक फंक्शन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यदि U गिवन है तो U के लिए चेक कर लेंगे, V गिवन है तो V के लिए। पर हम याद रखें, यदि हमारा फंक्शन हार्मोनिक होता है तो कोची रीमान इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होती है। रीजन क्या है, कोची रीमान इक्वेशन हमें ये बताती है कि हमारा फंक्शन किस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, और हार्मोनिक इक्वेशन हमें ये बताती है कि हमारा फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है या नहीं। यदि हमारा फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है तो हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होगा। अब कुछ नोट हैं जो कि हम जिन पे बेस हमारे क्वेश्चन आए हैं। FZ हमारा U प्लस आयोडा V है इज एनालिटिक। यदि हमारा FZ एनालिटिक इन डोमेन D में है देन V इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ U। ये सिंपल बात यही है। यहाँ पे CR वाला पार्ट हटा दिया, CR इक्वेशन वाला, जो कि हम बात भी कर रहे थे कि हम सिंपली यहाँ पर FZ एनालिटिक चेक कर लें, यदि वो है तो V हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाता है U का। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, U और V आपस में एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे। कब और केवल कब, यदि U और V दोनों क्या हो, आपस में कांस्टेंट हो। क्या, रिपीट कर देता हूं मैं, U और V आपस में एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे केवल एक ही शर्त पर, जब हमारा U और V आपस में कांस्टेंट हो, दोनों ही हमारे क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, UXY हमें एक गिवन है, रियल पार्ट ऑफ FZ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन V4, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन एनालिटिक होगा। अब यदि U हमारा एनालिटिक है, ठीक, तो इसमें से हमें बताना है V का कौन सा पार्ट एनालिटिक होगा। अब क्योंकि ये एनालिटिक है तो ये होल प्लेन पे डिफरेंशिएबल होगा, और यदि ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल है तो ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो UX इक्वल टू VY होगा, और VY इक्वल टू माइनस का वो UY इक्वल टू माइनस का VX होगा। तो इनमें से कोई सी एक इक्वेशन लगा लें, उससे हमारा V आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान से देखें। UX का मतलब क्या है, डेल U बाई डेल X। इसका X के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू डेल V बाई डेल Y। और यदि हम डेल Y इधर ले जाएं तो यानी कि V के रेस्पेक्ट में इसका, अब हम दोनों तरफ क्या ले लें, इंटीग्रल साइन ले लें। जैसे हम इंटीग्रल साइन लेंगे तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर वाई माइनस 3y की क्यूब अपॉन 3 प्लस 2y इक्वल टू V। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया, B पार्ट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड भी हमारा यही चीज़ बताता है, पर इसमें बस फ़र्क इतना है कि मिलने थॉमसन मेथड में और इसमें भी दोनों से हमें हमारा, यदि हमें कोई एक पार्ट गिवन हो, रियल पार्ट गिवन हो, तो हम कॉम्प्लेक्स पार्ट भी निकाल लेते हैं कोची रीमान इक्वेशन में। पर मिलने थॉमसन मेथड से हमारी हेल्प क्या हो जाती है, यदि हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक पार्ट गिवन है तो उससे हम FZ की पूरी इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों का काम करने का तरीका एक ही है, बस फ़र्क इतना है, मिलने थॉमसन मेथड से हम पूरी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे केवल हमारा क्या निकलता है, U की हेल्प से V निकल जाता है, V की हेल्प से U, किससे, कोची रीमान इक्वेशन से। पर यदि हमारा U और V आपस में मिल जाता तो हम ये भी जानते हैं U प्लस आयोटा V इक्वल टू FZ होता है, तो हमारा डायरेक्ट FZ भी निकल जाता है। तो हमारा डिपेंड करता है, यदि हमें V पूछा गया है, U गिवन है और V पूछा गया है, V गिवन है, U पूछा गया है, तो हम कोची रीमान इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि खाली हमें U और V निकालना है। हम इसे करने लगे तो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, जिसमें टाइम टेकिंग हो सकता है। पर इसके रिवर्स भी एक बात है कि यदि हमें पूरा फंक्शन पूछा जाए तो हम मिलने थॉमसन मेथड लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग से फंक्शन आपस में ऐड करके फिर बताना पड़ेगा, ये टोटल हमारा फंक्शन आता है। तो ये आप डिफरेंस में समझता हूँ आप समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं मिलने थॉमसन मेथड पर। मिलने थॉमसन मेथड क्या है हमारा, यदि हमें किसी एनालिटिक फंक्शन का U पार्ट गिवन हो,
तो हमारा एफ जेड कंप्लीट कैसे निकलेगा, हम क्या करें, सबसे पहले जो हमें यू गिवन है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दें। उसके बाद जहाँ पर एक्स है वहाँ पर तो जेड रख दें, जहाँ वाई है उसकी जगह 0 पुट कर दें। सिंपल। सबसे पहले u का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, जहाँ x है वहाँ z पुट कर दें, जहाँ y है वहाँ 0 पुट कर दें। अब दो प्लस एक और हमारा फंक्शन बनेगा, वो क्या बनेगा, क्योंकि इमेजिनरी फंक्शन चाहिए, प्लस i इंटू आई के साथ क्या होगा, यदि हमारा u गिवन है तो u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें। अगेन x की जगह z पुट कर दें, y की जगह 0, और ये कंप्लीट हमारा जो आया है इसका इंटीग्रेशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू z। ठीक, प्लस क्या कर दें c। ये हमारी एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इंटीग्रल सोल्व करने के बाद। अब यदि हमें v इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ हो तो हम क्या करें, v में इसका थोड़ा अपोजिट है। यदि हमें इमेजिनरी पार्ट v गिवन हो और हमें पूरा एफ जेड निकालना हो तो हम क्या करते हैं, v का सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। ठीक, उसका z x की जगह z, y की जगह 0 पुट करेंगे, प्लस अब i इंटू आई के साथ आएगा x का डिफ्रेंशिएशन, v का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, v का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, जो हमारा x के रेस्पेक्ट में करने के बाद आया उसमें x की जगह z, y की जगह 0 पुट कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू डी जेड, किसका, पूरे का ही, दोनों में ही पूरे का होगा, प्लस सी। ये हमारा मिल्ले थॉमसन मेथड है। ठीक, अब जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालिटिक, हमें ये पूछा गया है इनमें से कौन सा एनालिटिक होगा, कब, इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें एफ जेड बताना है क्या होगा जब यू एक्स हमारा क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले मैं पेंसिल को शार्प कर लेता हूँ क्योंकि राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, तो आप 2 मिनट रुकिए। तो हमें यहाँ पे एफ जेड निकालना है, तो एफ जेड के लिए हम मिल्ले थॉमसन मेथड अप्लाई करेंगे बजाय सी आर इक्वेशन के, क्योंकि वो हमारा थोड़ा काम उसमें बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, u का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे x की जगह तो z और y की जगह 0 पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2z। अब u का y के रेस्पेक्ट में करेंगे, वो क्या आएगा माइनस का 2y। अब x की जगह z, y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, क्योंकि y की जगह 0 पुट होने में 2 इंटू 0 आ जाएगा। तो ये होल फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, ux प्लस आयोटा uy यानी कि 0 इंटू dz। अब ux की वैल्यू क्या है 2z, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dz प्लस c आता है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 2z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो z स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया z स्क्वायर प्लस c, यानी कि हम कांस्टेंट यदि 1 ले लें तो ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं जीरो ऑफ अ एनालिटिक फंक्शन, कि किसी भी एनालिटिक फंक्शन का जीरो क्या होता है। द वैल्यू ऑफ z, z की वो वैल्यू फॉर विच द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बिकम अ जीरो इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ फंक्शन। लिखा हुआ क्या है कि हमारी z की वो वैल्यू जो हमारे एफ जेड को क्या कर रही है, इक्वल टू 0 बना रही है, वो हमारी क्या होती है, किसी फंक्शन का जीरो ऑफ अ एनालिटिक फंक्शन होता है। अब जैसे हम एग्जांपल यूज कर लेते हैं, एग्जांपल क्या है हमारा, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 2 अपॉन जेड स्क्वायर साइन 1 अपॉन जेड माइनस 1। अब यदि हम इसमें ध्यान दें तो एक तो हमारा ये हमारा यदि जेड इक्वल टू 2 पुट कर दें तो ये हमारे इस एनालिटिक फंक्शन को 0 बना देगा, यानी कि जेड इक्वल टू 2 हमारा एक क्या है, जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन है। और एक हमारा एक कौन सा बना सकता है ये, और साइन 0 किस पर होता है, साइन एन पाई पर, यानी कि साइन 1 अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू साइन एन पाई। अब आपस में कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू एन पाई आ जाएगा, और जेड माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई आ जाएगा, और जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन पाई, यानी कि जेड की इस वैल्यू के लिए भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब यदि हमारा फंक्शन दो, यदि हम इसे एक तो एफ एक्स फंक्शन इसे ले लें और एक जिसे ले लें जी एक्स फंक्शन, एफ जेड फंक्शन और जी जेड फंक्शन, इन दो को अलग अलग फंक्शन ले ले। एक तो हमने इसका 0 निकाला
इसका जीरो क्या आया 2, यानी कि एक जीरो आया, इसका जीरो निकाला, इसका जीरो क्या आया z इक्वल टू 1 प्लस 1/n पाई, इसका भी एक जीरो आया, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हैं, मल्टीप्लाई में जैसे पावर ऐड हो जाती है इस वजह से इसका नंबर ऑफ अ जीरो भी ऐड हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अ जीरो जब इस फंक्शन का पूछा जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 + 1, एक तो इसका और एक इसका इक्वल टू 2। ठीक, तो इस तरीके से हम सेट ऑफ जीरोस निकालते हैं कि फंक्शन की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन में रखा जाए और हमारा फंक्शन किस में चेंज हो जाए, जीरो में चेंज हो जाए। ठीक, अब हमारा नोट क्या है, एफ जेड एंड जी जेड है जीरो एट जेड इक्वल टू जेड नोट ऑफ ऑर्डर एम। यदि एफ जेड हमारा जीरो रखता है ऑर्डर एम का किसी पॉइंट जेड जीरो पर, और जी जेड भी हमारा जेड इक्वल टू जीरो पर ऑर्डर एन का जीरो रखता है, तो इनका टोटल नंबर ऑफ जीरो किसके, एफ जेड इंटू जी जेड के क्या हो जाएंगे, एम प्लस एन। ठीक, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ जीरोज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, एफ जेड एंड जी जेड हैज अ जीरो एट जेड नोट। हमारे जेड नोट पे एफ जेड और जी जेड दोनों ही जीरो रखते हैं ऑफ ऑर्डर एम एंड एन, और हमारा फंक्शन किस टाइप का, एफ जेड प्लस जी जेड। ऊपर क्या हो रहा था, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो तो हमारा क्या होता है, इन दोनों के जितने नंबर ऑफ जीरोज है आपस में ऐड हो जाते हैं। जिसकी यदि इसके एम है नंबर ऑफ जीरो, इसके एन है तो एम प्लस एन हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें हम क्या देखें, हमारा एफ जेड और जी जेड दो फंक्शन है हमारे, और एक का ऑर्डर एम है, यानी कि ऑर्डर एम, इसमें नंबर ऑफ जीरोज एम है और इसमें नंबर ऑफ जीरो एन है जी जेड में, और ये आपस में ऐड हो रहा है। तो इन दोनों में जो भी एम और एन में जो भी बड़ा होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो होल फंक्शन के वो आ जाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एफ जेड हमारा जेड की पावर होल है, जी जेड हमारा जेड की पावर 5 है। यदि जेड इक्वल टू जीरो देखें तो इसमें जेड इक्वल टू जीरो कितनी बार रूट आएंगे, 4 बार, यानी कि इसमें 4 नंबर ऑफ जीरोज होंगे फर्स्ट में एफ जेड में। जी जेड में देखेंगे तो 5 बार आएगा, तो इसमें 5 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब क्योंकि ये आपस में ऐड हो रहा है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, मैक्सिमम ऑफ इन दोनों के मैक्सिमम क्या है 5, तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ जीरो होंगे या ऑर्डर 5 होगा। अब यदि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते तो 5 + 4 9 हो जाते नंबर ऑफ जीरोस। तो हमारा ये हमारा एफ जेड और जी जेड के इस तरीके से यदि हमारा फंक्शन मल्टीप्लाई और समेशन में है तो हम इस तरीके से जीरो निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो क्या, सिंगुलैरिटी। सबसे पहले मैं इसमें कोशिश करूंगा थ्योरी में ना ले जाकर मैं आपको समझाऊं कि सिंगुलैरिटी होती क्या, क्योंकि थ्योरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था अपने टाइम में, जब मैं अभी 1-2 साल जैसे पहले मैंने सीखा है, जब फिर मैंने उसके बाद जैसे इसके थ्योरी के बजाय कंसेप्ट पे ध्यान दिया तो वो काफ़ी इजी लगा और सबसे इजी टॉपिक लगा। तो मैं भी आपको उसी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। सिंगुलैरिटी, बेसिकली सिंगुलैरिटी होती क्या है, कोई भी हमारा एक तो सिंगुलैरिटी निकलती किस पर है, जो हमारा एनालिटिक फंक्शन होता है। कोई भी हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो हमारी पिकार्ड थ्योरम भी होती है, तो वो क्या बोलती है कि हमारा कोई भी फंक्शन ही नॉन कॉन्स्टेंट और एनालिटिक है, वो तो कम से कम एक पॉइंट छोड़कर चलता है, यानी कि एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पे वो एनालिटिक नहीं होता। ये तो हो गया पिकार्ड थ्योरम। अभी मैंने यहाँ पे पिकार्ड थ्योरम क्यों इंट्रोड्यूस करी, क्योंकि सिंगुलैरिटी हमारी क्या होती है, सिंगुलैरिटी हमारी वो पॉइंट बताती है जिस पे हमारा फंक्शन एनालिटिक ना हो, यानी कि एक हम ऐसा फंक्शन लेंगे जो कि हमारा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होगा, बस केवल उस पॉइंट को छोड़कर जिस पर हमें उसकी सिंगुलैरिटी निकालनी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन। बेसिकली हम करेंगे क्या, तो हमारी सिंगुलैरिटी बेसिकली हम करते क्या है, कोई भी हमारा फंक्शन गिवन है, वो जिस भी पॉइंट पे हमारा एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट हमारा क्या दिखाता है, सिंगुलैरिटी। ठीक, अब हमारी सिंगुलैरिटी हमारी 2 तरीके की होती हैं, एक तो होती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और एक होती है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है, काउंटेबल सिंगुलैरिटी, यानी कि हम यदि कोई हमें फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन पर जो हमारी सिंगुलैरिटी है हम उन्हें गिनकर बता सके कि ये नंबर ऑफ 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, जिन्हें सिंगुलैरिटी को हम गिन सके, वो तो होती है हमारी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और एक दूसरी होती है हमारी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है, जिन्हें हम काउंट ना कर सकें, जो कि यानी कि हम काउंट ना कर सकें कि हमारा ये जो फंक्शन है वैसे तो एनालिटिक है पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर
सिंगुलैरिटी भी दिखाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के एग्जाम्पल पर, साइन जेड बाई जेड। अब साइन जेड बाई जेड को देखें तो ये हमारा रिमूवल सिंगुलैरिटी रखता है। रिमूवल सिंगुलैरिटी का मतलब क्या है कि एक ऐसी सिंगुलैरिटी जो 0/0 फॉर्म आए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। 0/0 फॉर्म, और यदि कोई भी हमें लिमिट दे रखी है जिस पे 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आए तो उसका हम डायरेक्ट तो आंसर निकाल नहीं पाते, हम लिमिट से भी जानते। उसके लिए हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे उनमें से एक होता है एल हॉस्पिटल रूल। तो इस तरीके की सिंगुलैरिटी जो कि एक पर्टिकुलर कोई ऑपरेशन लगाने के बाद एकदम हट जाती है एक स्टेप में, उस तरीके की सिंगुलैरिटी को हम क्या कहते हैं, रिमूवल सिंगुलैरिटी। उसका एग्जांपल क्या है हमारा, साइन जेड बाई जेड। एक हमारी सिंगुलैरिटी होती है जब यदि हम कोई भी, जैसे ये हमारा फंक्शन है 1/z²। अब लिमिट z टेंड टू 0 पे इसकी वैल्यू पुट करें, निकालें, यानी कि एक ऐसी सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पॉइंट जिसे पुट करने पर फंक्शन में हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। इस तरीके की सिंगुलैरिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है, सिंगुलैरिटी ऑफ पोल, यानी कि पोल टाइप की सिंगुलैरिटी। कौन सी सिंगुलैरिटी, कि जिस पॉइंट पर हमें सिंगुलैरिटी निकालनी है उस पॉइंट को यदि हम फंक्शन में रख दें और वो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो इस तरीके की सिंगुलैरिटी को हम क्या कहते हैं, पोल सिंगुलैरिटी। अब तीसरी हमारी सिंगुलैरिटी होती है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एसेंशियल सिंगुलैरिटी की सबसे अच्छी पहचान क्या है कि ये या तो e की पावर 1/z, साइन की पावर साइन का फंक्शन 1/z, कोस का फंक्शन 1/z। बेसिकली होता क्या है, ये 1/z की फॉर्म में हमारा फंक्शन होता है, या हमारा फंक्शन इस तरीके का भी हो सकता है 1/e की पावर 1/z, सिमिलरली 1/sin का फंक्शन 1/z। तो हमारा यदि हमारा फंक्शन 1/z की फॉर्म में है तो वो हमेशा हमारी कौन सी सिंगुलैरिटी दिखाता है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एसेंशियल सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है कि यदि हमारी जो लिमिट है जिस पर हमें सिंगुलैरिटी निकालनी है उसे हम फंक्शन में पुट करें तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, यानी कि उस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन ना होता हो। तो ये सारी हमारी सिंगुलैरिटी हैं, इन्हें आप 1 बाई 1 थियोरेटिकल भी पढ़ सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है, जहाँ पे हम सिंगुलैरिटी जो है नंबर ऑफ सिंगुलैरिटी हम काउंट ना कर पाएँ, कि हमारी नंबर ऑफ सिंगुलैरिटी काउंट ना कर पाएँ, वो हमारी क्या होती है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। रिमूवल सिंगुलैरिटी क्या होती है, यदि एक हमारे फंक्शन पे जिस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी निकालनी है उस पॉइंट को यदि हम फंक्शन में रखते हैं और वो फंक्शन में हम किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन लगा के उस सिंगुलैरिटी को हटा सकें, कि जैसे हमारी 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की हमारी सिंगुलैरिटी होती है। इसका हम लास्ट में हम ही देख चुके हैं, अभी लास्ट पीछे जो हमने देखा था अभी एग्जाम्पल में, fz इक्वल टू जैसे ez माइनस 1/z है, तो e की पावर 0 माइनस 1/z, यानी कि 1 माइनस 1/0, z की जगह यदि हम 0 रखें तो ये हमारा 0/0 फॉर्म आ गई। अब 0/0 फॉर्म हटाने का तरीका क्या है, बेसिकली या तो हम इसका एल हॉस्पिटल रूल लगा लें। तो ऐसी सिंगुलैरिटी जो हम एक पर्टिकुलर, जैसे हम ये भी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, ऐसी सिंगुलैरिटी जिसे हम एल हॉस्पिटल रूल लगाकर हटा सकें और उसकी फाइनाइट वैल्यू निकाल सकें, वो हमारी क्या होती है, रिमूवल सिंगुलैरिटी। और ऐसी सिंगुलैरिटी जिस पॉइंट पर हम सिंगुलैरिटी निकाल लें, यदि उस पॉइंट को हम फंक्शन में रख दें और हमारा फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू दिखा दे तो हमारी सिंगुलैरिटी क्या होती है, पोल होती है। और एक ऐसी सिंगुलैरिटी जिसे हम फंक्शन में रख दें और हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, वो ऐसी सिंगुलैरिटी क्या होती है, हमारी आइसोलेटेड, वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी। या हम ये बोल दें यदि हमारी फंक्शन हमारा 1/z की फॉर्म में आ रहा हो फंक्शन, इस तरीके की जो सिंगुलैरिटी दिखाता है फंक्शन, वो क्या कौन सा होती है, हमारी एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब ये कुछ हमारे पॉइंट हैं। z इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ fz ऑफ ऑर्डर m। हमारा z इक्वल टू 0 पर ऑर्डर m का पोल होगा कब, यदि हम z माइनस z0 की होल पावर m करें इंटू fz करें और हमारा जो वैल्यू आ जाए वो क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, यानी कि एग्जिस्ट करती है, यानी कि फाइनाइट आ जाए। तो इस तरीके का जो हमारा ये होता है फंक्शन, वो हमारा m ऑर्डर का पोल करेगा। इसे हम क्वेश्चन में देखेंगे ये बेसिकली है क्या, हो सकता है इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो। इफ fz हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1,
एट जेड जीरो, यदि हमारा एफ जेड वन ऑर्डर का पोल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल पोल। कोई भी पोल यदि हमारा सिंगल ऑर्डर का है यानी कि वन ऑर्डर का है तो हम उसे सिंपल पोल बोल देते हैं, यानी कि बड़ा ही सिंपल पोल है। अब जैसे हमारा ये है 1 साइन जेड, अब लिमिट जेड टेंड टू जीरो पे यदि हम इसे निकालें तो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट देगा, यानी कि पोल टाइप की सिंगुलरिटी होगी। अब जैसे हमारी पोल टाइप की सिंगुलरिटी होती है तो हम इसमें करते हैं क्या है, 1 साइन जेड इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। 1 साइन जेड इक्वल टू जीरो क्यों पुट करा, क्योंकि साइन जेड की जीरो पुट करने पे वैल्यू जीरो आ रही है। अब हमारा साइन जीरो किस पर होता है, साइन जेड इक्वल टू जीरो इक्वल टू साइन एन पाई पर। जब भी हमारी एन में हम पाई में 1 पाई 2 पाई 3 पाई इन सब के लिए हमारा साइन क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारा जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई, यदि हम आपस में कंपेयर करें। अब यदि हमें, और हमारा एन किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से, यानी कि +1 -1 पूरी एक नंबर वैल्यू आए। तो क्योंकि ये हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है, ये अलग अलग हमारी सिंगुलरिटी आएगी। n इक्वल टू 1 के लिए लगाएगी, -1 के लिए लगाएगी, 2 के लिए लगाएगी, -2 के लिए लगाएगी। तो एक सिंगल सिंगुलरिटी आती जाएगी, तो मतलब सिंगल पोल आएगा, यानी कि ये हमारा क्या होगा, सिंपल पोल होगा। इसमें मैं ये बोलूँगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, हो सकता है शुरू में समझने में दिक्कत हो, वरना टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं आपके लिए आसान से आसान करने की से कोशिश करी गई है जिससे आपको इजीली समझ में आ सके। इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, यदि हमारा m जो है वो n से बड़ा है। m और n क्या है बेसिकली यहाँ पर, यदि हम f की ऑर्डर ऑफ जीरो बताएं वो यदि m है, और g का ऑर्डर ऑफ जीरो हमारा क्या है, n है, और हमारे जो m है वो क्या है, बड़ा है n से। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यदि हमारा ऊपर जीरो बनना है तो हमारा एनालिटिक फंक्शन, हमारा एक वो आया था जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन, तो हमारा एनालिटिक फंक्शन की जीरो बताता है यदि हमारा जीरो ऊपर बनना है। और यदि जीरो हमारा नीचे बनना है यानी कि ऊपर जाने पर वो वैल्यू क्या दे देगा, इनफाइनाइट, यानी कि हमारा क्या बताता है, पोल बताता है। ऊपर यदि जीरो बनना है तो हमें जीरोस पता लगते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, और नीचे हमारा यदि जीरो बनना है तो वो हमें पोल बताता है कि नंबर ऑफ पोल कितने होंगे। ये मैंने आपको बताया था, यदि हमारे किसी भी फंक्शन की वैल्यू पुट करने पे हमारी फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो हमारा क्या होता है, पोल होता है। अब जीरो पुट करने पे इनफाइनाइट हो जाएगा, ऊपर मैटर भी नहीं करेगा क्या है, यदि 1/0 आ जाए वो टोटल इनफाइनाइट ही बन जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा जीरोस का ऑर्डर। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ से आया क्या, हमारा रिजल्ट निकल कर, यदि हमारा नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो नंबर ऑफ पोल के, हम पूरे एच जेड के बारे में बात कर रहे हैं बजाय एफ जेड और जी जेड के इंडिविजुअल के अलावा, क्योंकि ये हमारा पोल देगा, क्योंकि नीचे है जीरोज़, इसके जीरोज़ हमारे पोल देंगे, इसके जीरोज़ हमारे जीरोज़ देंगे। और यदि हमारे एफ जेड के जीरोज़ ज़्यादा हैं और जी जेड के जीरोज़ कम है तो मेजॉरिटी में कौन है, इसके जीरोज़, और इसके जीरोज़ हमें क्या दे रहे हैं, जीरोज़ दे रहे हैं, उसके जीरोज़ हमें पोल दे रहे हैं। तो यानी कि हमारा एच जेड क्या होगा, m-n का जीरोज़ होगा, यानी कि m-n ऑर्डर के हमारे इसमें जीरो नहीं करेंगे। क्यों, हमारा क्योंकि जीरोज़ का जो ऑर्डर है वो डोमिनेट कर गया, क्योंकि m हमारा बड़ा है। यदि हमारा m इक्वल टू n है तो हमारी कौन सी सिंगुलरिटी आती है, रिमूवल सिंगुलरिटी। केवल वही रिमूवल सिंगुलरिटी होती है जहाँ पर हमारे ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन के नंबर ऑफ जीरो इक्वल हो जाएं यदि आपस में। m और n हमारे क्या नंबर ऑफ जीरोज तो हैं, बस फ़र्क इतना, नीचे वाला जो जीरो है वो हमारा क्योंकि इनफाइनाइट बना रहा है तो वो पोल देगा, ऊपर वाला जीरोज है क्योंकि वो जीरो देगा तो हमारा नंबर ऑफ जीरोज बताएगा। अब यदि m और n दोनों इक्वल हो जाते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल हो जाएंगे दोनों के, यानी कि हमारी रिमूवल सिंगुलरिटी होगी। और यदि हमारी n यानी कि नीचे वाले के नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो जाए ऊपर वाले के कम हो जाए, यानी कि हमारा पोल डोमिनेट करेगा, तो हमारा पोल ऑफ ऑर्डर n-m आ जाएगा। यानी कि हमारा यदि नीचे वाले का जीरो ज़्यादा है तो हमारा पोल निकलता है ऑर्डर का, और यदि हमारा ऊपर वाले का जीरो ज़्यादा है तो जीरो ऑफ ऑर्डर निकलता है, और यदि हमारे दोनों का जीरो इक्वल है तो रिमूवल सिंगुलरिटी फाइंड आउट होती है। अब बात करेंगे हमारा एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस साइन जेड। इसकी बात करें तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर ये ऊपर तो जेड है, नीचे हम क्या करेंगे,
अब यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट जेड टेंड टू जीरो पर हम जैसे इसके जीरोज निकाल लें कि इसके जीरोज होंगे पोल होंगे, तो जेड एक टेंड टू जीरो पर जैसे हम लिखेंगे तो ये यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो बन जाएगा जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी। तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर कोई ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा लें, या दूसरा तरीका भी है हम पर कि हम क्या करें, इसकी सीरीज ओपन कर लें साइन जेड की। तो यहाँ पे हम साइन जेड की सीरीज ओपन करते हैं, जैसे जेड अपॉन जेड माइनस साइन की सीरीज क्या होती है, एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू सोन, ऐसी हमारी चलती जाती है। यहाँ पर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, अल्टरनेटिव में वो चलता रहता है। तो ये क्या होगा, जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो इसमें इस तरीके से हम इसे ओपन जैसी करेंगे तो जेड में से जेड कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा क्या, 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब यदि हम देखें यहाँ से तो हम यदि ये जितना भी वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी उतनी स्मॉल होती जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे फैक्टोरियल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, फैक्टोरियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये स्मॉल होती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आगे वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली पता क्या करना है कि यहाँ पे जीरोज डोमिनेट करेंगे या पोल डोमिनेट करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल 3 अपॉन जेड का स्क्वायर लिमिट जेड टेंड टू जीरो पर, क्योंकि लिमिट जेड टेंड टू जीरो पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, हमारा इनफाइनाइट हो रहा है। तो क्योंकि ये फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो रहा है, यानी कि इस पर क्या होगा, हमारा लिमिट जेड टेंड, इसमें हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे 2 ऑर्डर के पोल मिलेंगे। 2 ऑर्डर के पोल क्यों मिलेंगे, क्योंकि जेड इक्वल टू जीरो तो हमारा पोल होगा, ये तो हमारा निश्चित है, क्योंकि जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे पोल निकालने के लिए। जैसे हम जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जेड इक्वल टू जीरो आ जाएगा, पर जेड इक्वल टू जीरो का जो हमारा रूट है वो 2 है, तो यानी कि 2 बार जीरो आएगा। अब नेक्स्ट हम बात करें एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी की हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे हमारा फंक्शन की वैल्यू लिमिट पुट करने पर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, वो हमारी एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। और उसकी एक और पहचान है हमारी, जो 1/z के रूप में जो हमारे फंक्शन होते हैं वो हमारे हमेशा हमारे क्या दिखाते हैं, एसेंशियल सिंगुलरिटी दिखाते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, एफ जेड इक्वल टू हमारा क्या है, साइन 1 अपॉन कोस 1/z द पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो इज। हमसे ये पूछा है कि ये रिमूवल सिंगुलरिटी होगा, पोल होगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। अब मैंने आपको बताया था जब भी हमारा फंक्शन 1/z के रूप में कहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोस हमारा 1/z के रूप में आ रहा है, और कोस के फंक्शन से मिलकर हमारा क्या साइन फंक्शन बनना है। बेसिक हमारा फंक्शन क्या है, साइन, और वो किसके रूप से आ रहा है, 1/z के रूप से। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट ही बोल सकते हैं ये किस टाइप की सिंगुलरिटी होगी, एसेंशियल सिंगुलरिटी, क्योंकि हमारा 1/z के रूप में फॉर्म आ रहा है। और यदि हमारा ये ऐसा कोई फंक्शन आता है, यदि हम जेड टेंड टू, जैसे हमारा जीरो के निकाल लें तो जेड टेंड टू जीरो रखें इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, साइन जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे लिमिट ही पुट कर दें तो हमारे क्या आएगा, साइन 1 अपॉन कोस 1 अपॉन जीरो, यानी कि ये क्या आ जाएगा, कोस इन्फिनिटी। कोस इन्फिनिटी की वैल्यू ऊपर जाके इन्फिनिटी हो जाए, ये हमारी वैल्यू क्या होगी, साइन 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो ये साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, यानी कि फाइनाइट आ रही है। लिमिट पुट करने पे तो यानी कि पोल तो दिखाएगा नहीं। अब पोल नहीं दिखाएगा तो रिमूवल सिंगुलरिटी चेक करने का मतलब ही नहीं है। रिमूवल सिंगुलरिटी केवल हमारी जब होती है जब हमारा फंक्शन किसी एल हॉस्पिटल रूल लगाने पे हमारा फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू आ जाए। यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आई नहीं रही, तो यहाँ पे एक ही हमारी सिंगुलरिटी होगी, क्या वो कौन सी होगी, एसेंशियल सिंगुलरिटी। और पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, फंक्शन 1/z की फॉर्म में हो। तो इसी चीज़ को हम आगे कैरी